पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 to 35। ठीक है, सो इसमें आर्टिकल 13 के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगी। ये वीडियो रिलेटेड टू आर्टिकल 13 होगा। आर्टिकल 13 क्या कहता है? लॉ इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन विद द फंडामेंटल राइट्स। मीन्स अगर कोई कानून, अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, मीन्स फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, वो वॉइड होगा या उनको हटा दिया जाएगा। सब क्लॉज 13 सब क्लॉज 1 क्या कहता है? ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया immediately before the commencement of this constitution in so far as they are inconsistent with or the provision of this part shall to be extended to such consistency void। ये बात बेसिकली करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशन की, प्री कॉन्स्टिट्यूशन की। क्या ये कहता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले की बात करता है कि वो सारे लॉज जो है, जो इंडिया में पहले से चले आ रहे हैं बिफोर कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो फंडामेंटल राइट के साथ किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है या उनके साथ इनकंसिस्टेंट है, तो वो क्या हो जाएंगे? वॉइड हो जाएंगे। अब क्या कहता है ये बात करता है सेकंड सब क्लॉज 2 13 आर्टिकल का। द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक अवे और एब्रिजेस द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस part. Any law made in intervention of this clause shall to be extent of the contravention be void। ये बात करता बेसिकली पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की। तो ये क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, स्टेट कोई ऐसा कानून बना ही नहीं सकता जिससे हमारे फंडामेंटल राइट हमसे छीने जाए या वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में हो। अगर ऐसा बनाता है तो वो क्या होंगे? वॉइड होंगे, डिक्लेयर किए जाएंगे वॉइड। सो अब सब क्लॉज 3 क्या बात करता है? इन दिस आर्टिकल अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। सो लॉ इंक्लूड्स एनी, इसमें लॉ में क्या इंक्लूड किया गया? एनी लॉ any ordinance, order, bylaw, rule, regulation, notification, custom or usage having in the territory of India the force of law। इसमें क्या इंक्लूड किया गया? ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाईलॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूसेज। सो जिसके पास फोर्स ऑफ लॉ मीन्स जो लॉ की तरह इंडिया में यूज होते हैं, वही उन्हें ही हम लॉ बोलेंगे। ठीक है, अब लॉज इन फोर्स। सो लॉज इन फोर्स बात करता है, इसमें क्या इंक्लूड्स? लॉज पास्ड और मेड बाय लेजिस्लेचर और अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बिफोर द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो क्या ये बोल रहा? बिफोर द कमिटमेंट of the constitution and not previously repealed, notwithstanding that any such law or in part thereof not be then in operation either at all or in particular area। ये बात करता बेसिकली प्री कॉन्स्टिट्यूशन की, जो हमने आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 1 में पढ़ा। ये क्या बोलता है कि लॉज इन फोर्स बेसिकली ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की तरह ही है, जिस तरह हमने यहाँ पे 13(1) में पढ़ा था। ठीक है, सो ये बोलता है अगर कोई लेजिस्लेचर और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बिफोर कमिटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बना दिया है, या वो जो लॉ बनाए हैं वो चलते आ रहे हैं, वह ये बेसिकली उसी लॉज के बारे में यहाँ बात करता है। ठीक है, अब आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 क्या कहता है? नॉट विथ इन स्टैंडिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। तो ये कब मतलब ये इंसर्ट कब किया गया? 24th अमेंडमेंट में ये हुआ है। ठीक है, जो बात करता है 24th अमेंडमेंट, ये क्या बात करता है? जो भी अमेंडमेंट होंगे इस आर्टिकल के अंदर, ठीक है, 368 के थ्रू, वो क्या 368 के थ्रू उनमें आपको 368 में जो है पार्लियामेंट्री पावर है, उसमें क्या है कि उनमें आर्टिकल 13 अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, बट जब ये जो केस आया था केशवानंदा भारती केस की, केशवानंदा भारती केस, इसमें क्या हुआ था कि अमेंडमेंट तो आप कर सकते हो, फंडामेंटल राइट में पार्ट 3 में अमेंडमेंट तो हो सकते हैं, बट
उसके बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये जो केस आया था, इस केस के बाद क्या हुआ था कि आप फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट या चेंजेस हो सकते हैं, बट इसके बेसिक स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ नहीं होगी। तो इसके तहत जो आर्टिकल, इस केस के बाद आर्टिकल 30 जो है राइट टू प्रॉपर्टी, वो डिलीट कर दिया गया था। राइट टू प्रॉपर्टी जो था, राइट टू प्रॉपर्टी, ये डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, बट ये डिलीट तो किया गया था, बट इसके बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं होती। जैसे राइट टू लाइफ के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती, राइट टू लाइफ हमारा अभी भी है। ठीक है, तो बेसिकली इसको आर्टिकल 13 को समझने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले के लॉ जो थे, या आप कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद के लॉ जो है, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्ट, पार्ट 3 जब पहले के लॉ और जो बाद में जो लॉ बने वो पार्ट 3 फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट है। तो आप इसको कैसे समझेंगे, इसके लिए दो डॉक्ट्रिन अप्लाई हम कर सकते हैं। एक तो है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी मीन्स क्या हो गया, टू सेपरेट करना। ठीक है, मीन्स टू सेपरेट मीन्स अलग करना। द डॉक्ट्रिन ऑफ severability is also known as the doctrine of separability. It means that an act may not be void as a whole. Means अगर wait, only a part of it may be void, okay, and if that part is severable from the rest which is valid, and then the rest may be continue to stand remain operative. ये क्या कह रहा है कि अगर कोई ऐसा लॉ है, इट मीन्स दैट एन एक्ट, कोई ऐसा एक्ट है, मे नॉट बी वॉइड। हम अगर कोई एक ये एक्ट है, मान लो ये कोई एक्ट है, ठीक है, अगर मैं इसमें ये सेक्शन, सिर्फ ये सेक्शन जो है वो फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, इनकंसिस्टेंट है, तो हम इस सेक्शन को सिर्फ हटाएंगे या इनवैलिड करेंगे, ना कि ये पूरा एक्ट इनवैलिड नहीं होगा। ओके, ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी कहता है कि सिर्फ हम इसको सेपरेट करेंगे, ना कि ये पूरा एक्ट को ही इनवैलिड कर देंगे। इसके लिए एक केस है AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। तो इस केस में क्या कहा गया था, द इनवैलिड पार्ट ऑफ एक्ट शैल बी सेवर एंड डिक्लेयर इनवैलिड। सेक्शन 14 preventive detention act was inconsistent with fundamental rights, so section 14 was removed। इस केस में क्या कहा गया था कि सेक्शन 14 जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का जो सेक्शन 14 है वो इनकंसिस्टेंट था फंडामेंटल राइट के साथ, तो सेक्शन 14 को सिर्फ रिमूव कर दिया गया है। 14 वाज रिमूव, ना कि इस प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को ही पूरा हटा नहीं दिया गया। सो यही AK गोपालन केस में यही कहा गया। द स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा 1951 का केस था। इसमें क्या कहा गया, इस केस में द कोर्ट डिक्लेयर सेक्शन 13B ऑफ बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949 वाज वॉइड बिकॉज इट वायलेटेड आर्टिकल 19(1)(f) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो इस केस में कहा गया कि सेक्शन 13B ऑफ बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट जो था वो एक्ट 1949 का, वो एक्ट ओनली 13B को ही इनवैलिड किया गया था, इनवैलिड था 13B। तो सेक्शन 13B ऑफ बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट जो था वो आर्टिकल 19(1)(f) जो है फंडामेंटल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट का, वो इसको वायलेट करता था। ठीक है, 13B जो है इसे वायलेट करता था, तो ये फंडामेंटल राइट को वायलेट करा, तो इस सिर्फ 13B को डिलीट इनवैलिड किया जाएगा, ना कि पूरा बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट को ही इनवैलिड कर दिया जाएगा। तो बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी इतना ही कहता है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स पे आते हैं। अब डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का मतलब क्या होता है, टू हाइड मतलब छिपा लेना। ठीक है, ये बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, डिक्लेयर फंडामेंटल राइट एज द प्रोस्पेक्टिव इन नेचर। ये किस बात की बात करता है, प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है। अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स आर nullity or void ab initio but only remain
अनइन्फोर्सेबल रिमेन इन डोरमेट स्टेट। ठीक है, ये क्या कहता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के हिसाब से फंडामेंटल राइट जो है वो प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है। ठीक है, ये प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है। सो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के हिसाब से फंडामेंटल राइट जो है, अगर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में जो भी पुराने लॉ है, जो भी पुराने लॉ चले आ रहे हैं वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में है। ठीक है, जो पुराने लॉ चले आ रहे हैं वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। वो वॉइड एब इनिशियो नहीं होंगे, वॉइड एब इनिशियो नहीं होंगे, वो क्या होंगे, ओनली वॉइड होंगे, सिर्फ नलिटी, शून्य, पूरी तरह से शून्य नहीं होंगे, वो सिर्फ वॉइड होंगे उस टाइम से जब से कॉन्स्टिट्यूशन का कमिटमेंट हुआ है। क्योंकि बिफोर कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो ही एक्ट, वही लॉ चले आ रहे थे, और आफ्टर कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट मिला, पार्ट 3 मिला, तो उस समय से वो वॉइड होंगे, ना कि वॉइड एब इनिशियो होंगे। इसको हम अच्छे से केस के थ्रू समझते हैं। ठीक है, सो केशव माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे जो 1951 का था, इस केस में क्या हुआ, इस केस में हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया था, जो प्रेस इमरजेंसी पावर एक्ट थी, प्रेस इमरजेंसी पावर एक्ट 1931 की थी। ठीक है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। ठीक है, और इसमें बोला गया कि अगर मुझ पर जो भी चीज़ के चार्जेस थे, वो फंडामेंटल राइट, जो भी चीज़ के इस पे चार्जेस लगाए गए थे, वो कह रहे थे कि वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में है, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में है। ठीक है, सो इसमें क्या हुआ कि फंडामेंट तो इसे हटाओ मेरे ऊपर से, इसमें तो बेसिकली इसमें प्रॉब्लम इस केस में ये आई, ये जो केस था ये बिफोर कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होने के पहले का था ये केस, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले जो ये केस था, तो ये पहले ये लॉ वैलिड था, बट कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ये लॉ जो हो गया वो इनवैलिड हो गया। तो इसमें ये हुआ कि पुराना जो केस चला आ रहा था बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन के पहले, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले, उससे ये कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ेगा। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अभी भी उन्हीं केस से जज किया जाएगा, सॉरी उन्हीं लॉज से जज किया जाएगा, और इसका कोई रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन फंडामेंटल राइट का नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये बोलता है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। ठीक है, तो इस केस से हम ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। इन केस ऑफ विकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1955 का ये केस था। इस केस में क्या कहा गया, डॉक्ट्रिन वाज ऑफिशियली क्रिएटेड इन दिस केस। इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स जो है ऑफिशियली क्रिएट की गई थी इस केस में। बेरार मोटर व्हीकल एक्ट 1947 इम्पावर्ड, ये जो बेरार मोटर व्हीकल एक्ट है ये क्या करता था, इम्पावर करता था गवर्नमेंट को इस पूरी तरह से, मतलब कि इस एक्ट पे गवर्नमेंट का पावर का रहेगा, कंट्रोल रहेगा। ठीक है, किस चीज़ में, ट्रांसपोर्ट बिजनेस में। दिस सेक्शन बिकम वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19। अब इसमें जो सेक्शन थे वो आर्टिकल 19 को कहीं ना कहीं वायलेट कर रहे थे। सो आर्टिकल 19 जो है इक्लिप्स दिस सेक्शन, आर्टिकल 19 क्या करता था, उस सेक्शन को इक्लिप्स कर लिया गया। ठीक है, मीन्स हाइड कर लिया गया। लेटर ड्यू टू अमेंडमेंट, कुछ बदलाव के कारण आर्टिकल 19 में कुछ चेंजेस आए, अमेंडमेंट हुआ, तो दो सेक्शन वेयर नो मोर इन वायलेशन। जब उस आर्टिकल 19 में कुछ चेंजेस आए, अमेंडमेंट हुए, तो फिर क्या हुआ, जो दो सेक्शन जो थे जो इनऑपरेटिव हो चुके थे, वेयर नो मोर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19। अब वो आर्टिकल 19 का, क्योंकि इसमें ही चेंजेस आ चुका था, तो अब वो फिर से क्या हो गए, अब किसी तरीके से वो वायलेशन नहीं कर रहे थे। सो दो सेक्शन विल बिकम अगेन एक्टिव। तो ये बेसिकली बात क्या कर रहा है कि अगर कोई ऐसा पार्ट है, ठीक है, कोई ऐसा पार्ट जो फंडामेंटल राइट के वायलेशन की बात कर रहा है या फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट है, तो ये हाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको पूरा ओवरशैडो हो जाएगा, मतलब पूरी तरीके से इसको हटाया नहीं जाएगा। जब किसी तरीके से फंडामेंटल राइट में अगर कुछ चेंजेस आ गया, कुछ अमेंडमेंट हो जाते हैं, अमेंडमेंट हो गए या चेंजेस आ गए, ठीक है, तो फिर उससे क्या है कि ये फिर से अगर लग रहा है कि ये इसकी ज़रूरत है या
ये फंडामेंटल राइट के साथ कोई इससे छेड़छाड़ नहीं कर रहा, तो फिर से ये अगेन क्या आ जाएंगे, अगेन क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। ये ओवर शेडो करता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या करता है, ओवर शेडो करता है। सो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और होप सो कि आपको ये समझ आया होगा।